नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जी के बैंक डेटा में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है, जो आपकी यूपीएसआई स्पेशल जो पॉलिटी चल रही है, उसमें जो आज हमारा अगला चैप्टर है यानी कि चैप्टर 6 यानी कि क्लास जो आपकी है क्लास 6 है। इसमें हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उसको हम कर रहे हैं, उसकी एक सीरीज़ है। इसमें जो आज का टॉपिक है वो राज्य कार्यपालिका और विधायिका है। इससे पहले हम संघ का जो टॉपिक था उससे संबंधित जितने भी हमने महत्वपूर्ण प्रश्न थे, महत्वपूर्ण पीवाईक्यू थे, उनको डिटेल में समझा था। आज के टॉपिक में हम राज्य से संबंधित जो कार्यपालिका और विधायिका है उसको समझेंगे। उसके अंतर्गत आने वाले जो महत्वपूर्ण पद हैं, राज्यपाल है, महाधिवक्ता है, जो राज्य का महाधिवक्ता होता है, ठीक है, उसके उसी तरीके से और आगे हम चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो जो भारत के महान्यायवादी हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बात की जाए जो भारत के महान्यायवादी हैं उनका अनुच्छेद किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में उनका जिक्र किया गया है। ठीक है, ये कौन होता है? तो ये भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है आपका महान्यायवादी। ठीक है, इसके अलावा इसका काम क्या रहता है? तो ये कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना, जो राष्ट्रपति द्वारा उसे भेजे जाते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा मामला जो राष्ट्रपति द्वारा उसके पास भेजा जाए उसमें सलाह देने का कार्य कौन करता है? तो आपका वो जो महाधिवक्ता है वो करता है, यानी कि महान्यायवादी है। इसके अलावा चलिए अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, भारत की राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपको बताना है। तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष आपके भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भारत का जो उपराष्ट्रपति है, अगर कोई व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनता है वो तो स्वतः ही वो भारत की जो राज्यसभा है, जो दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा आपका उच्च सदन कहलाता है, लोकसभा निम्न सदन कहलाता है, तो उसका अध्यक्ष बन जाता है। जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति की शपथ लेगा यानी कि उसका अध्यक्ष उपराष्ट्रपति बनेगा। बात की जाए तो भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 63 है, कौन सा है? तो अनुच्छेद जो 63 है वो कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो आप समझिए, आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि आपसे प्रश्न बनेगा कि कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है। तो 63 भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है। बात की जाए 52 की, तो ये भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने नामित एंग्लो इंडियन सदस्य हैं? जो आपकी उत्तर प्रदेश विधानसभा है उसमें बात की जाए तो आपके सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक थे, उसको भी समाप्त कर दिया गया है। जनवरी 2020 में आपका इसको समाप्त कर दिया गया था। किसके तहत? तो आपका एक संविधान संशोधन आया था, 104वां संविधान संशोधन 2019। इसके द्वारा जो एंग्लो इंडियन थे उनको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, विधान सभा में से और लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन होते थे दो, उनको भी खत्म कर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित कराता है? तो आपको बताना है। तो जो राज्य विधानसभाओं का जो चुनाव है वो भारत निर्वाचन आयोग ही आयोजित कराता है। ये नहीं है कि राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। कौन कराएगा? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही आपका चुनाव आयोजित कराएगा। अगला प्रश्न है, राज्यों में राज्यसभा में राज्यों को आवंटित सीटें निम्नलिखित में से किस पर आधारित हैं? जो राज्यसभा है उसमें जो सदस्य चुन के आते हैं और राज्यों की जो आवंटित राज्यों की जो जनसंख्या है उसके आधार पर चुन के आते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो आपका कौन सा? तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के द्वारा उनका चयन होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है? तो जिस तरीके से आपका संसद के जो दो सदन थे, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें जो महान्यायवादी था, जो अनुच्छेद 76 के तहत, एक बात को समझ लीजिए, महान्यायवादी कौन है? एक तो कानूनी एक तरीके का वकील मान लीजिए, पूरे देश का होता है, उसको महान्यायवादी कहते हैं। वो अनुच्छेद 76 में आता है, यानी कि 76 में आता है। उसी तरीके से प्रत्येक राज्य का भी आपका महान्यायवादी होता है, जिसको कहते हैं राज्य के महाधिवक्ता, यानी कि एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। ये आपका अनुच्छेद 165 में आता है। ठीक है, तो कंपेयर कर सकते हैं इनको। तो ये केंद्र वाला है 76 में, 165 में आपका राज्य का है। तो जिस तरीके से आपका केंद्र में आपने एक प्रश्न सुना होगा,
कि लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है, तो मायावती ले सकता था। तो उसी तरीके से राज्य के जो महाधिवक्ता है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो राज्य विधानमंडल की जो दोनों सदनों की जो कार्यवाही है उसमें ये भाग ले सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है। आपका जो राज्य विधानमंडल है उसमें दो सदन होते हैं वैसे, ठीक है। एक होता है, पहला है जो कि विधानसभा, पहले वाले को क्या कहते हैं, विधानसभा। दूसरा कहलाता है आपका विधान परिषद, ठीक है। ये जो आपका विधानसभा है ये प्रत्येक राज्य में है। विधान परिषद की बात की जाए तो ये कुछ राज्यों में है। उन कुछ राज्यों की संख्या की बात कर ले तो उनकी संख्या है 6, यानी कि ये भारत के 6 राज्यों में आपका विधान परिषद है। तो ये कौन से राज्य हैं, तो पहला आ जाता है आपका यूपी, दूसरा आ जाता है बिहार, तीसरा आ जाता है आपका महाराष्ट्र MH, फिर आता है आपका कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आता है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आता है आपका तेलंगाना, ठीक है। तो ये आपके 6 विधान परिषदीय राज्य हैं। तो ऐसे याद कर सकते हैं, यूपी बिहार बगल में तो यूपी बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक लगभग एक साइड में पड़ जाते हैं, तो महाराष्ट्र कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से आपका बंटवारा होकर तेलंगाना निकल गया तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना। 6 राज्य हैं वर्तमान में जिनमें आपका क्या है, तो आपके विधान परिषद है। अगला प्रश्न है, कौन सा संवैधानिक संशोधन ने 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की बात कही है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का जो राज्यपाल बन सकता है। तो ये किस संविधान संशोधन के तहत इसको कहा गया है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आपका 7वां संविधान संशोधन था 1956, किस वर्ष आया था ये, तो 1956 को आया था। तो इसके तहत कहा गया था कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से किसी राज्य विधायिका के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। तो आपको बताया था मैंने, इसमें आपका कौन सही हो जाएगा, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो राज्य का महाधिवक्ता है। वही प्रश्न है, बस रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपालों के पारिश्रमिकों और सेवा शर्तों के बारे में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसके पास होता है, तो केवल भारतीय संसद के पास होता है। तो भारतीय जो संसद है वो आपके राज्य के राज्यपालों के लिए जो आपका उनका वेतन और भत्ते के संबंधित जो भी कानून बनाने का जो अधिकार है वो इस भारतीय संसद के पास होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से कितने सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 31 सदस्य आपके उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए जाते हैं, ठीक है। बात की जाए लोकसभा की, ठीक है, तो लोकसभा सदस्यों की जो उत्तर प्रदेश की जो संख्या है वो है 80। विधानसभा में जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश में वो है 403। इसके अलावा विधान परिषद की बात करें, विधान परिषद में आपके 100 सदस्य हैं, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। मुझे थोड़ा सा जुकाम है तो थोड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक, कोई नहीं, मैं पढ़ाऊँगा। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। तो किसी भी राज्य का अगर राज्यपाल है, यानी कि राज्यपाल का जो पद है वो भारत के राष्ट्रपति के प्रति प्रसाद पर्यंत रहता है, यानी कि उनकी अंडर रहता है। वैसे तो इसका जो नियुक्ति है 5 वर्षों के लिए की जाती है, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति जब चाहे इनको हटा सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। बात कर लें राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या है, तो 153 है, यानी 153 में कहा गया है कि राज्यों का एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। बात की जाए आपका वाइस प्रेसिडेंट, उसके लिए जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसका पद जो किया गया है वो 63 में किया गया है। और बात की जाए प्रेसिडेंट की, वो उसका जो पद का जिक्र है वो 52 में किया गया है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है उसकी बात करें तो वो है 35 वर्ष, ठीक है, 35 वर्ष आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी हो सकती है, ठीक है। तो विधानसभा का जो जिक्र है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है।
ठीक है। बात की जाए तो किसी भी जो विधानसभा में जो अधिकतम सदस्यों की जो संख्या हो सकती है वो अधिकतम हो सकती है 500। ठीक है, यानी कि किसी विधानसभा में 500 से अधिक सदस्य आपके नहीं हो सकते हैं। बात की जाए कम से कम कितने हो सकते हैं, तो मिनिमम हो सकते हैं आपके 60 सदस्य, यानी किसी विधानसभा में आपके 60 सदस्य से कम नहीं होने चाहिए। लेकिन कुछ अपवाद हैं, उनको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि सिक्किम है, जैसे कि तो सिक्किम, मिजोरम और गोवा, पुदुचेरी। ठीक है, सिक्किम में आपके 32 विधानसभा हैं। इसके अलावा आपके मिजोरम में आपके 40 हैं, गोवा में भी 40 हैं और पुदुचेरी में आपकी 30 हैं। ठीक है, ये कुछ अपवाद हैं जो कि बहुत कम है, यानी कि 60 से भी कम है। वैसे आपका मैक्सिमम 500 है, मिनिमम आपका 60 है। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, जो किसी राज्य में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। तो राज्य वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है, तो भारतीय जो राज्य हैं वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा उसका गठन किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य के महाधिवक्ता को पद से हटाने की शक्ति किसके पास होती है। तो जो व्यक्ति उसको नियुक्त करेगा, यानी कि उसकी नियुक्ति करता है, तो कौन करता है, राज्य के महाधिवक्ता की, तो वो कौन करता है, वह राज्य का राज्यपाल करता है। तो जो व्यक्ति उसकी नियुक्ति करेगा तो उसी के पास शक्ति है उसको हटाने की। ठीक है, तो जो महाधिवक्ता का जो पद है राज्य के, उसका जो जिक्र किया गया है अनुच्छेद 165 में किया गया है। बात की जाए जो केंद्र में जो महान्यायवादी होता है, जो केंद्र का सबसे बड़ा वकील माना जाता है, उसके जिक्र पद की जिक्र बात करें तो वो अनुच्छेद 76 में है। अगला प्रश्न है, जिला योजना समिति की संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य विधायिका के द्वारा आपकी जो जिला योजना समिति की जो संरचना है उसकी जो रूपरेखा है वो तैयार की जाती है, किसके द्वारा, तो राज्य विधायिका के द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है। तो जो राज्य के जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं उनको जो हटाने का जो अधिकार है वो राज्य के राज्यपाल के पास है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारतीय राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास होता है। तो ये किसके पास होता है, तो राज्य के राज्यपाल के पास होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न है 201, जिसमें कहा गया है, जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है तो राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या रोक लेता है। ठीक है, तो ये आपका 201 में कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में किसी भी राज्यपाल के पद पर नियुक्त सर्वप्रथम महिला कौन थी। तो आपकी सरोजिनी नायडू। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सरोजिनी नायडू भारत के किसी भी राज्य की नियुक्त सर्वप्रथम आपकी महिला राज्यपाल थी। ठीक है, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, तो किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो वो थी आपकी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी ये आपकी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की ही रही थी। कहीं भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहीं भी बन सकता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन विधान परिषद की ताकत के विषय में सही है। तो विधान परिषद की कुल संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपका बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, द्विपक्षीय परिषद की कुल संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही है, दोनों ही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बात की जाए तो विधान परिषद का जो जिक्र है अनुच्छेद 169 में दिया गया है और 170 में दिया गया है आपका विधानसभा का। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है। तो राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार भारतीय संसद के पास होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर राज्य की जो विधान परिषद है उसको समाप्त करना है तो इसको यानी कि बनाने का या समाप्त करने का कार्य कौन करेगा, तो संसद करेगा। ठीक है, क्या करना होता है इसका, तो विधानसभा अपनी कुल संख्या के जो बहुमत है, उपस्थित बहुमत है, मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से इस संबंध में प्रस्ताव पारित करता है, तो वो फिर संसद के पास जाता है और संसद के ऊपर है कि वो बनाए या ना बनाए। किसी भी विधान परिषद को बनाना या समाप्त करने की जो प्रक्रिया है बिल्कुल सेम होती है और संसद से बहुमत प्राप्त होना चाहिए, सॉरी उससे विधानसभा से। ठीक है, जो राज्य की विधानसभा होती है उससे, फिर उसके बाद वो आपका संसद में जाता है, फिर संसद उस पर निर्णय ले सकता है। अगला प्रश्न है,
राज्य के राज्यपाल विधान परिषद में कुछ ऐसे सदस्य को नियुक्त करते हैं जिन्हें कुछ विशेष क्षेत्रों में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होता है। तो वो व्यक्ति कौन होते हैं? तो अब वो व्यक्ति आपके विज्ञान के क्षेत्र से भी होते हैं, साहित्य के क्षेत्र से भी होते हैं, कला के क्षेत्र से भी होते हैं, सहकारी आंदोलन के क्षेत्र से भी होते हैं। यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसके तत्वाधान में दिल्ली के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं? तो जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली के उपराज्यपाल, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, दिल्ली के उपराज्यपाल। कोई भी राज्य का जो मुख्यमंत्री है वहाँ के राज्यपाल के द्वारा उसको शपथ दिलाई जाती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो विधानसभा का जो सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु है वो आपकी 25 वर्ष है। वहीं बात कर लें आपके लोकसभा के जो सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु है वो भी आपकी 25 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्य की जो बनने की आयु है वो भी आपकी 30 वर्ष है, 25 नहीं है 30 है। बात की जाए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की कितनी है, यानी कि प्रेसिडेंट की कितनी है? प्रेसिडेंट की कितनी है? तो प्रेसिडेंट की 35 है। राज्यपाल की कितनी है, यानी कि गवर्नर की, तो वो भी आपकी 35 है। उपराष्ट्रपति की बात कर लें तो वाइस प्रेसिडेंट की कितनी है? वो भी आपकी 35 है, इस बात का ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से किसी राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के बारे में सही है? आपको बताना है। वह किसी बिल पर अपनी सहमति रोक सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, वो किसी बिल पर अपनी सहमति रोक सकता है। दूसरा है, वह किसी भी अप्रत्याशित व्यय को करने के लिए राज्य की आकस्मिक निधि में से अग्रिम दे सकता है। कोई भी अगर खर्चा है तो उसको आकस्मिक निधि में से अग्रिम दे सकता है, तो बिल्कुल ठीक है। यानी कि ई और पी एंड क्यू आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, दोनों ही जो आपकी लाइन दी गई है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद के गठन का अधिकार किसके पास है? तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भारतीय संसद के पास। अगला प्रश्न है, किसी भारत में किसी भी राज्य का गवर्नर बनने के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता होना जरूरी है? पहला है, उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए, तो बिल्कुल ठीक बात है। उसे संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नहीं होना चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। यानी कि ए बी सी तीनों सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने के लिए राज्य विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करना होगा जिससे निम्न द्वारा समर्थित होना चाहिए। तो सदन की बहुमत संख्या, तो हाँ, सदन की जो आपकी बहुमत संख्या है वो होनी चाहिए। सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का जो 3/2/3 होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। ई और बी आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, ये ऑप्शन। अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? आपको बताना है। ठीक है, तो पहला है, विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक पर वह अपनी स्वीकृति न देकर उसे राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेज सकते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है, आपातकालीन शासन के दौरान राज्यपाल मंत्रिमंडल के सुझावों की अवहेलना कर सकते हैं अगर राष्ट्रपति ने इसके लिए उन्हें विशेष अनुमति दी है, तो ये भी गलत है। यानी कि ए और बी आपके दोनों ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? आपको बताना है। तो मैंने आपको 6 राज्य बताए थे, कितने? 6। उन राज्यों को देख लेते हैं। विधान परिषद की बात करें तो इनका जो जिक्र है 169 अनुच्छेद में दिया गया है। 6 राज्य यूपी, बिहार, ठीक है, इसके अलावा आता है आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इसमें कौन सा है आपका? तो इसमें आपका बिहार से ही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 राज्यों में है, अभी बताया मैंने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस राज्य की लोकसभा में केवल एक सीट है? आपको बताना है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मिजोरम में आपकी एकमात्र सीट है, सिर्फ एक। यहाँ पर विधानसभा सीटों की बात कर लें तो वो 40 है। अगला प्रश्न है, राज्य की विधि निर्माण शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? जिन राज्यों में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था है वहां प्रस्तावित विधेयक राज्य के ऊपरी और निचली दोनों सदनों में पारित होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है आपकी, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है, जिन राज्यों में एक सदनीय विधायिका की व्यवस्था है उनके लिए प्रस्तावित विधेयक राज्य के निचले सदन द्वारा तत्पश्चात राज्यसभा द्वारा पारित होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। ये ऑप्शन
आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए है जो आपका सही माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पहले यह कहा गया कि केंद्र के द्वारा राज्य सरकारों को राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के द्वारा खारिज किया जा सकता है? ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में एक विवाद था, तो ये था नवाम रेबिया और अन्य बनाम। ठीक है, तो इसमें ये आपका वक्तव्य कहा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में नियुक्ति की जाती है, तो चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में आपकी किसकी नियुक्ति की जाती है? तो जो पंजाब और पंजाब के जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में की जाती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1956 में मुख्यतः किन मापदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? तो आपको बताना है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भाषागत और सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर आपका क्या किया गया था? तो राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। इसमें आपके 14 राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। आपसे स्टेट पूछ लेता है, तो 14 राज्य थे और आपके कितने? तो 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, यानी कि 6 यूटी थे। तो आपका प्रश्न पूछ लेता है, जब 1956 में आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था तो उसके तहत कितने राज्यों कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान कितना है? तो मैंने आपको बताया था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 80 है। राज्यसभा की बात कर लें तो 31 है राज्यसभा। विधानसभा की बात कर लें तो विधानसभा में आपके 403 है उत्तर प्रदेश में विधानसभा में। विधान परिषद की बात कर लें तो विधान परिषद में आपकी कितनी सीट है? तो विधान परिषद में आपकी कुल 100 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए, और इतनी ही आपका राज्य में विधायक बनने के लिए होनी चाहिए। एमपी बनने के लिए लोकसभा से आपका 25 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा से एमपी बनने के लिए आपकी 30 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। बात की जाए तो अनुच्छेद 123 में आपका क्या है? तो अनुच्छेद 123 के तहत आपका कौन करता है? तो राष्ट्रपति क्या करता है? आपका राष्ट्रपति आपका अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पर हमारी जो राज्य विधायक और कार्यपालिका से संबंधित जो PYQ थे UPSI से रिलेटेड, वो आपके समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं अपनी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।